हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सन 2012 में आए हुए पीवाईक्यूज के बारे में। इसके लिए ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 ले लिया है। ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे 2012 के पीवाईक्यूज के बारे में। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के यूजीसी नेट के पीवाईक्यू के बारे में। हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर करे और अगले 25 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ हमें ये देखना होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो लास्ट 25 क्वेश्चन हमने देखे, काफी अच्छा पैटर्न था उनका, लेवल भी अच्छा रहता है यूजीसी नेट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर के द्वारा नहीं किया गया? चार ऑप्शन दिए हुए। कौन सा सुधार अकबर ने नहीं किया था? पहला ऑप्शन है आपके पास, विधवा विवाह को वैधता प्रदान करी थी। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, अकबर ने काम करा था। ठीक है। विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आज मिलता है, ये भी काम अकबर के समय वाला। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध तो राजा राम मोहन राय ने लगाया था, ये आपको अगर पता है तो। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने लगाया था, अंग्रेजों के समय लगा था। और खतना की आयु सीमा 12 वर्ष कर दी, इसलिए ये भी अकबर ने करा था। तो ये तीनों काम अकबर द्वारा किए गए थे। तो इनमें से पूछा गया कि कौन सा काम नहीं किया गया था। तो नहीं किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? सत्य कथन पूछा गया। ध्यान रखना, सत्य ऊपर पहले ही देख लेना, सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है? मुगल काल में नील का उत्पादन दिल्ली और आगरा प्रांतों तक सीमित था। हाँ, नील होती थी, नींद होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, मेरे हिसाब से दिल्ली आगरा में नहीं होती थी, बिहार में होती थी। ठीक है, बिहार प्रांत में होती थी। तो ये मेरे हिसाब से ये गलत हो जाएगा। हमारे से क्या पूछा गया? सत्य कथन पूछा गया है ना। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने क्या कर दिया? वंशानुगत बना दिया। ठीक है। जहांगीर ने अल अतमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा प्रारंभ करी थी। फिर चौथा ऑप्शन है, कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली को लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो सत्य स्टेटमेंट मुझे जो लग रहा है, या फिर जो आंसर है हमारा, वो है मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने क्या बना दिया गया? वंशानुगत बना दिया गया। ठीक है। जालम तका जहांगीर ने क्या करा था? जहांगीर द्वारा अलग अलग मगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा प्रारंभ नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। कश्मीर में भू राजस्व की जब्ती प्रणाली ये भी नहीं थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 28। अब देखो, 28 वाले नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है? कुछ बुक्स दी गई है, दो सूचियां दी गई है और उनके राइटर्स दिए गए। अब यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो पता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मासिर ए जहांगीरी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये ख्वाजा कामगार गिरत खान के द्वारा लिखी गई थी। ए का हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए का आ जाएगा फिर पर थर्ड। ठीक है, ए का ऑप्शन नंबर आ जाएगा थर्ड। तो जैसे ही हमको ए का थर्ड मिलता है, तो हमारे चार ऑप्शन में से कौन सा आ जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं, इकबाल नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। कोई भी आपको बुके तो याद रखना बिल्कुल जरूरी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इकबाल नामा जागीर किसके द्वारा लिखी गई थी? शफी मुस्ताद खां के द्वारा। फिर उसके बाद मासीर ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? मासीर ए आलमगीरी। अच्छा, नंबर यहाँ पर जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहा हूँ मैं, फिर से देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। मासिर ए जहांगीरी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ख्वाजा कामगार गेरत खां के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ख्वाजा कामगार गेरत खां के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद जो इकबालनामा ए जहांगीरी लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद खां के द्वारा लिखी गई थी। मासिर ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? 2 आ जाएगा, सकी मुश्ताक खां के द्वारा लिखी गई थी। और फुतवात ए आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट अपना आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? क्रम दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन काफी टफ हो जाते हैं। तो मुगलों का बल्ख पर अधिकार कब हो गया था? 1646 में हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसका 1646 में हो गया था। माहवारी समानुपात प्रणाली, उसका कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन इसका जो प्रारंभिक
समय था प्रारंभिक, जब शाहजहाँ का समय था। ठीक है, तो बल्क पर अधिकार भी शाहजहाँ के समय ही हुआ था। मतलब ये जो सारी घटनाएं वैसे शाहजहाँ के समय ही घटी थी। ये फिर निजाम शाही का अंत तो कब हुआ था? 1633 में हुआ। ठीक है, और आपके बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार कब हुआ था? 1636 में। तो जो पहली घटना थी वो क्या थी? महावारी समानुपात प्रणाली लागू हुई थी। फिर उसके बाद निजाम शाही का अंत हुआ था, 2, फिर 3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 4, है ना? और फिर आ जाएगा फर्स्ट। तो ये हमारा क्रम रहेगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी फिर वही उसी तरीके से कालक्रम जमाना है। ठीक है, कि कौन सी घटना कब हुई थी। जैसे आपको अगर पता हो तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में की गई थी। ठीक है, मुझे लग रहा है ये वाला जो है सबसे लास्ट में हुआ होगा ये घटना। तो चौथा कौन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ए और बी में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। और भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे शहजादे अकबर द्वारा दक्कन पलायन, हो सकता है ये नहीं पता आपको कि ये कब हुआ, है ना? एग्जैक्ट इस तरीके के सन को याद भी नहीं रखता है। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की गई, ये इंपॉर्टेंट घटना थी। ये 1686-87 में हुई थी। तो ये क्लियर हो गया कि आपका इसके पहले फोर्थ के पहले क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो अभी भी क्लियर नहीं है, ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। शाइस्ता खां का चटगांव पर अधिकार। ठीक है, तो ये पुरंदर की संधि के बाद हुआ था, 1666 में। ठीक है, क्योंकि शाइस्ता खां को दक्षिण से बुलाकर उन्होंने कहाँ भेज दिया था? असम बंगाल में भेज दिया था। ठीक है, तो 1666 की घटना थी। और ये जो घटना थी मतलब सबसे पहले हुई थी, तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा। शहजादे अकबर का दक्कन में पलायन कब हुआ था? 1681 में हुआ। ठीक है, 1681 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 13 का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका। 3 नंबर की घटना पहले थी, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, और फिर उसके बाद अंत में गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कुछ कथन दिए गए और कारण दिया गया, है ना? पहला कथन क्या बोलता है? 17वीं शताब्दी में के अंत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापार प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। बिल्कुल सही बात है ना? इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे, ये गलत है भाई। सस्ती दरों पर कैसे बेचेंगे भाई? उनको तो मुनाफा कमाना था, फायदा कमाना था। तो एक कथन तो सही है, लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब ये कह सकते हैं अपन ए सत्य है, एक तो व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है, मतलब उसका कुछ उससे लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर आर असत्य है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोलता है? फिर से कथन और उसके कारण है। तो कथन को पहले पढ़ते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में उत्तरायण मुगल अमीर वर्ग राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। ठीक है, राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। और दूसरा इसका जो कारण बताया जा रहा है कि दक्कन से आए अमीरों की बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की गई। तो ऐसा नहीं था, मराठा क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण जागीरें मराठा को दी गई थी, इस वजह से कमी आई थी बड़ी जागीरों की, मतलब उनको दी गई थी। तो अमीरों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 32 की अगर मैं बात करूँ, 32 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखो ऐसा जरूर हुआ था, लेकिन उनकी वजह से ये कारण नहीं हुआ, मतलब कारण की वजह से ये कथन गलत हो जाता है। ठीक है, उनकी मनसबदारों की संख्या में कमी जरूर आई थी, उसके और भी कई दूसरे कारण थे। जैसे अगर देखा जाए, उनके राजपूतों से संबंध औरंगजेब के शासनकाल में खराब हो गए थे। इस वजह से उनने औरंगजेब ने राजपूतों को जागीर देना क्या कर दी थी? कम कर दी थी, या फिर कह सकते हैं बंद कर दी थी एक तरीके से। और साथ में दक्कन से भी अमीर वगैरह आए थे, तो उनको जागीरें प्रदान की गई थी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट इस तरीके के क्वेश्चन कई बार लगातार पूछता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में रहता ये है कि सूची 1 सूची 2 दे दिए, पुस्तक दे दी, लेखक दे दिए। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको एक भी किताब पता है और आप एलिमिनेट करके कर दे रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे पहला इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, ये से इंपॉर्टेंट बुक है, ये पर्सी ब्राउन की लिखी हुई किताब है। ठीक है, पर्सी ब्राउन की लिखी हुई किताब है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ए का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? थर्ड। तो ए का ऑप्शन नंबर बी में है और डी में। तो अभी में हमें आंसर नहीं पहुंच पाए अपने। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल कितरीन बेशर ने लिखा है। ठीक है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा।
तो बी का फोर्थ, ए का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद और देख लेते हैं, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई थी, मोहताज के द्वारा लिखी गई थी। और लास्ट जो ऑप्शन है हमारा, मुगल पेंटिंग्स ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, अशोक कुमार दास के द्वारा लिखी गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको पता है तो पता है, अन्यथा पुष्टि कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये बोलता है 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नामों पर विचार करें। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, यहाँ बात हो रही है उत्तर मुगल काल के शासकों, ठीक है। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो सबको पता है, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबको पता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आपके उत्तर मुगल काल की। उत्तर मुगल काल में क्या हो रहा था, एक तो सही कालक्रम बताना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन उनका सही कालक्रम क्या था। पहली बात समझो कि जो मोहम्मद शाह था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल तो पता होना चाहिए 1719 से लेकर 1748 तक। फिर उसके पहले जहादर शाह था, मेरे हिसाब से 1712 और 13 कुछ समय के लिए इसने शासन करा था। इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन आ गया था, आपका फर्रुख शेर आ गया था। फर्रुख शेर कुछ समय के लिए आ गया था। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह वापस से रंगीला ने कदम रखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद अहमद शाह। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, आपका 1748 से लेकर 1754 तक। आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 1754 से लेकर 1760। सही जो हमारा क्रम हो जाएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा, आपका जहादर शाह आ जाएगा। जहादर शाह, ठीक है। फर्रुख शेर तो है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ आ जाएगा कौन, मोहम्मद शाह। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, अहमद शाह, ऑप्शन नंबर 2। और फिर आ जाएगा आलमगीर द्वितीय। क्लियर है। तो औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहादर शाह, जहादर शाह फर्रुख शेर, फर्रुख शेर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। इस तरीके से कुछ क्रम चलता है। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोलता है, यहाँ पर कुछ अभिकथन दिए गए हैं और उसका कारण दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश शासन द्वारा दमन कर दिया गया था। बात बिल्कुल सही है। कुछ कुछ छोड़कर जैसे झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। ये बात भी सही है। क्लियर है। इसी वजह से दमन हो गया। ए और आर दोनों सत्य इंडिविजुअल रूप से, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में भी सेम वही बात बताई गई है कि एक तो दिया गया आपको अभिकथन और दूसरा क्या दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन क्या बोलता है, एनी बेसेंट द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। वह भारत की जनता के सभी वर्गों के धार्मिक चिंतन से ऊपर और एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं था। मतलब ए सही है और हमारा आर ए की सही व्याख्या है। मतलब आप ये कह सकते हो, देखो इसको क्वेश्चन को फिर समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। एनी बेसेंट द्वारा शासन के विरुद्ध स्वराज शासन संगठित किया गया था, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह भारत की जनता में धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है। आई थिंक मैंने गलत बता दिया इसको, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी के आधार पर उन्होंने भारत में आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन। तो डी हो जाएगा। ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि उनको स्वराज चाहिए था तो लोगों को इकट्ठा तो करना ही, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राइट्स प्राप्त करे थे, है ना। दीवानी राइट्स प्राप्त करे थे तो कौन से सन में प्राप्त करे थे, तो ये सन आएगा आपको 1765। 1764 आपका बक्सर का युद्ध, और 1765 आपकी इलाहाबाद की, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। क्लियर है। तो चलते आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, बेसिन की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, तो 1802 बेसिन की संधि मराठाओं से संघर्ष था। लगभग 3 युद्ध थे, तो पेशवा बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ये तो हो ही नहीं सकता टीपू सुल्तान, क्योंकि 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोलता है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, ये तो स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य। ठीक है। भारतीय जनता को शिक्षित करना नहीं, ये भी नहीं था, ये तो जो उस समय के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे वो कर ही रहे थे। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ये हो सकता है। अभी हमने बात करी प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन, नहीं ये नहीं। स्वशासन किसका लक्ष्य था? एनी बेसेंट का लक्ष्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 40। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कारखाने बताए गए, है ना, और ये कारखानों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया इसमें? कि इनका क्रम बताना है आपको। तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पता है कि सूरत में पहला कारखाना खुला था 1608 में, लेकिन ये अस्थायी था। कैसा था? अस्थायी था। ठीक है। जो कब जाकर स्थायी बना? 1613 में स्थायी बना। मैं सूरत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मुसलीपट्टनम का जो कारखाना था 1611 में खुल गया था, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? 1611। ठीक है। हुगली का जो मैं बात करता हूँ, हुगली का जो कारखाना था वो कब खुला था आपका? हुगली जो इम्पोर्टेंट जगह है वो आई थिंक 1636 या 33 होना चाहिए। 1600 आपका हुगली का जो कारखाना आ जाएगा वो आ जाएगा 1651। सॉरी, 1651 आ जाएगा। और बालासोर का जो कारखाना है वो कब आ जाएगा? 1633। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सबको पता होगा, एनी बेसेंट। ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष पता है, पहली भारतीय ने पूछा। भारतीय पूछे तो कौन आ जाएगा? सरोजनी नायडू। ठीक है। ये कौन थी? भारतीय अध्यक्ष थी। ठीक है। और पहली महिला पूछे तो कौन हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? क्वेश्चन नंबर 42। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? सबको पता है, दादा भाई नौरोजी की। ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण था? 8 और 9 अगस्त याद करो, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन था। ऑपरेशन जीरो ओवर, 8 अगस्त की रात को। कुछ आपको अगले क्वेश्चन में क्या दे कुछ आपको नारे दे रखे, क्या किनके द्वारा बोले गए? करो और मरो का नारा जवाहरलाल नेहरू नहीं है, तो महात्मा गांधी ने बोला। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है, तो पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं। मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। हिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये महात्मा गांधी का, ये बात भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है? फ्रीडम एट मिडनाइट। तो फ्रीडम एट मिडनाइट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किताब कॉलिंस एंड लेपियर के द्वारा लिखी गई थी। ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है, कॉलिंस एंड लेपियर। ठीक है। कॉलिंस एंड लेपियर के द्वारा लिखी गई थी। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, तो ए का फर्स्ट हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाता है? फिर उसके बाद देखते हैं द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद त्रावणकोर का दीवान सीपी रामास्वामी के द्वारा लिखा गया था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके द्वारा कौन थे? एथिक लॉरेंस थे, है ना। ये दो पद है वैसे। ठीक है। तो त्रावणकोर के जो दीवान थे वो कौन थे? अच्छा, ये बुक्स के नाम है। ठीक है। त्रावणकोर के कुछ बुक्स के नाम है, कुछ पद है यहाँ पर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? एथिक लॉरेंस थे हमारे। ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या बताया गया? क्रम बताया गया। ठीक है। किस चीज का क्रम बताया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 46 में क्रम बताया गया है। वायसरायों का सही कालानुक्रम बताना है आपको, कि कौन कब 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 कब। ठीक है। तो मेयो लिनलिथगो की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो लिनलिथगो सबसे बाद में आएगा, 1936 में था। ठीक है। लिनलिथगो का टाइम पीरियड कब था आपका? अगर देखा जाए तो 1936 से 43 था। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय तक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक सबसे पहले, है ना, 1872 से लेके 76 तक। मिंटो की अगर मैं बात करूं, तो मिंटो जो आपका आ जाएंगे वो 1505 से 1510, सॉरी 1905 से 1910। और जो आपके मेयो बचते हैं, मेयो का जो कार्यकाल था 1869 से लेकर 72 तक, फिर नॉर्थ घूम गए। तो मतलब हमारा 4, उसके बाद 1, फिर उसके बाद सेकंड, और फिर लास्ट में थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। 46 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन में भी सेम युद्ध वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में 4 युद्ध दिए हुए 47 में। मैंने बताया गया कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो सेंट थोमे का युद्ध अगर देखा जाए तो सब पहले एंग्लो फ्रेंच वार में हुआ था
1746 से लेकर 1748 तक। फिर पिंडारी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1818 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध तो आपको पता ही होगा 1764 में। और चतुर्थी या फिर जिसको वेदरा का युद्ध बोलते हैं ये हुआ था 1759 में। तो आप क्रम लगा लीजिए कब कब आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेंट थोमे का युद्ध आ जाएगा। फिर उसके बाद 1700 वेदरा का युद्ध आ जाएगा। तो 1414 कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में, ए में सही है। तो 47 का क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। दो तीन क्वेश्चन बाकी है, फटाफट देख लेते हैं। 48 में क्या दिया है, कुछ किताबें दी गई है और उनके आपको नाम आगे बताना है, राइटर कौन कौन। ठीक है, मतलब राइटर दे रखे हैं और उनकी किताबें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो कर्नल टॉड का नाम जब भी आए तो एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान याद रखना बिल्कुल। राजस्थान का नाम, राजस्थान के इतिहास पर बहुत सारी किताबें लिखी गई। जॉन मॉलकम की जो किताब है मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, सी आर विल्सन की अगर मैं बात करूँ तो अर्ली एनाल्स ऑफ इंग्लिश इन बंगाल। ठीक है, ये सी आर विल्सन की है। और एम विल्किस की बात करें तो हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया, ये इनकी किताब है। 48 का हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कुछ आपको एक्ट्स दे रखे हैं और उनके आगे आपको बताना है कब कब आया ये। जैसे पंजाब टेनेसी एक्ट है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1868 है। ठीक है, द इल्बर्ट बिल विवाद आपको सबको पता होगा। हंटर आयोग, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है, इल्बर्ट बिल पहले आया हंटर आयोग पहले आया। तो जो आपका ऑप्शन सी है, सी का जो आ जाएगा आपका फोर्थ आ जाएगा। हंटर आयोग कब आया था, 1882 में। और इल्बर्ट बिल इसके बाद का विवाद है 1883 में। चेंबर ऑफ प्रिंसेस कब बना था, 1921 में बना था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि कुछ किताबें दे रखी है ना, मतलब किताबें नहीं है, ये हिस्ट्री का एक टाइप्स है। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी हिस्ट्री कब थी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो चर्च हिस्ट्री थी, है ना, चर्च हिस्ट्री थी। फिर उसके बाद जो आया वो आया आपका एनलाइटमेंट आया। एनलाइटमेंट और सबाल्टर्न विचारधारा सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, लेटेस्ट है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में।